Good morning, students. Myself, Seema Agrawal. I will be teaching you human physiology. So for today, our topic is scope of anatomy and physiology and basic terminology used in these subjects. So when we have to study the physiology, human physiology, we must know कि स्कोप क्या है और फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें एनाटॉमी की नॉलेज होनी जरूरी है. It's like we must know the basic terminology used like sagittal plane, coronal plane, frontal plane, anterior view, posterior view, and then हमारे पास basic knowledge होनी जरूरी है that सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होती है, एपिथेलियल क्या होती है, देन टिश्यू सिस्टम क्या, टिश्यू के बाद हमारा क्या कहते हैं हम बॉडी सिस्टम क्या होता है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर हमारे जितने भी बॉडी में सिस्टम्स हैं. फिर होम्योस्टेसिस जैसे वर्ड जो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में. सबसे पहले हमें उन वर्ड से अवेयर होना पड़ेगा हमारे आगे की पूरी फिजियोलॉजी एंड चीजों को समझने के लिए. एज आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हो, बैचलर्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सो आई नो आप लोग सारे अवेयर हो ऑलरेडी दीज वर्ड से, बट स्टिल हम एक बहुत क्विक रिव्यू करेंगे बिकॉज ये आपका सिलेबस है. सो वी विल जस्ट गो थ्रू द टर्मिनोलॉजी वेरी फास्टली एंड बहुत बेसिक चीजों को हम पढ़ेंगे. सो डोंट गेट बोर्ड एंड जस्ट गो थ्रू द सब्जेक्ट. ओके, so first of all, anatomy की definition. So as you all know, anatomy is the study of structure and relationship between the body parts. Like हम जो हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट को जो बॉडी के हम पढ़ते हैं उसको हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप होता है. देन हम फिजियोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखें तो फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट. जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी एनाटॉमी में, लाइक हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर है, स्टोमक की, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है, पूरी न्यूरोलॉजिकल या स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, तो उनका एक्चुअल में फिर फंक्शन क्या है, हाउ दे हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑपरेट, कैसे हमारी बॉडी को वो हेल्प करता है बॉडी के चलने में, बॉडी के स्लीपिंग हो, जगना हो, या जो भी हमारी बॉडी का फंक्शन है, तो उस सारे स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है और वो बॉडी पे कैसे एज एन होल वर्क करता रहता है, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. ओके, सो हम क्या कहते हैं, अगर इन सब सारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करें तो हम कुछ पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं. जैसे ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं. ग्रॉस एनाटॉमी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में, लाइक बड़े फॉर्म में, कि हम जो देख सकते हैं, जैसे पूरी की पूरी हार्ट हम देख सकते हैं, पूरे के पूरे बोन को हम देख सकते हैं, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी है. उसके बाद हिस्टोलॉजिकल ये होती है, जैसे कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ते हैं जब हम एनाटॉमी को, जैसे कि हम मसल्स की फाइबर की स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है, इसमें जेड जोन कौन सा है. तो जब हम क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो वो हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर होती है, हम फाइबर्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं. ओके, देन साइटोलॉजी को भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन हम सेल के बारे में फिर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, तो वो हमारा साइटोलॉजी हो जाता है. देन न्यूरोफिजियोलॉजी हम एक अलग से पार्ट करते हैं एनाटॉमी की स्टडी को या फिजियोलॉजी की स्टडी को, जिसमें हम पूरे नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग सिस्टम. हमारी सेल था, सेल से फिर हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना. सो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग सिस्टम का, इसको जानना जरूरी है. सो लिविंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव. फ्रॉम ब्रॉड टर्म लुकिंग एट द इंटायर अर्थ, हम पूरे के पूरे अर्थ को देखें, पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को देखें, या फिर माइन्यूट फॉर्म में देखें, लाइक इंडिविजुअल को, एटम को देखें, तो वैसे ही बॉडी में हमारी पूरी बॉडी को देखें, या फिर हम एक सेल को देखें, या फिर सेल के अंदर के पार्ट्स को देखें. सो ईच पर्सपेक्टिव जो है वो एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कि हाउ और व्हाई ए लिविंग सिस्टम फंक्शन. सबसे पहले कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, क्यों काम करती है और कैसे काम करती है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें सारी चीजों को ढूंढने में, सारी स्टडी को करने में हेल्प करता है. ओके,
नाउ एट द केमिकल लेवल अगर हम देखें तो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फिर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जो कि एक फ्रेमवर्क बनाता है एंड ऑल द लिविंग एक्टिविटी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे नर्व्स के अंदर हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, हमारे क्या कहते हैं डोपामिन है, गाबापेंटिन है, ये सारे तरह के क्या कहते हैं केमिकल्स रिलीज होते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर वहां पे ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद हमारे इम्पल्स जो होते हैं वो यहाँ से वहां ट्रेवल करते हैं। सो ये हमारे केमिकल लेवल पे हो गया, जो केमिकली वहां पे चीजें हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मेडिसिन लेते हैं, तो हम मेडिसिन लेते हैं तो वो केमिकल होता है, वो हमारे टारगेट साइट पे सेल के पहुंचता है, वहां पे फिर बॉन्डिंग होती है, वहां पे चेन रिएक्शंस होते हैं और फिर जिस जिस ड्रग को, जिस भी दवाई को हम जिस चीज के लिए ले रहे होते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाता है वहां पे, ठीक है। सो दीज आर ऑन केमिकल लेवल। अब हम सेल लेवल की बात करते हैं। सेल लेवल क्या है हमारे, एज वी ऑल नो कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ जो है, लिविंग बॉडी है, वो सेल है, ठीक है। चाहे वो हम एनिमल की बात करें, ह्यूमंस की बात करें या प्लांट की बात करें, ठीक है। देन ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेलीज विद इन द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड बॉडीज। ऑर्गेनेलीज यू नो कि सेल के अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है। सो सेल के अंदर जो हमारे छोटे 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 माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम साइटोलॉजी में देखते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी में देखते हैं, तो आर द स्पेशलाइज्ड बॉडीज परफॉर्मिंग स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस। वो स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस कर रहे होते हैं। सेल देमसेल्व्स में बी स्पेशलाइज्ड, दस दे आर नर्व सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल, ठीक है। सो हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बोन मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है। सो हर एक सिस्टम की अपनी स्पेसिफिक सेल्स है, बिकॉज उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो उनकी स्ट्रक्चर भी उसी के बेसिस पे है। ओके, देन क्या कहते हैं, हमारा सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे टिश्यू बनते हैं। ओके, सो जैसे हमारा मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। देन ऑर्गन, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम गैदर्ड करते हैं, जब एग्रीगेट करते हैं, कलेक्टिवली हम बोलते हैं, तो वो हमारा ऑर्गन बनता है। लाइक अगर हार्ट की मसल्स की बात करें, तो हार्ट की मसल्स की सेल हुई, सेल से टिश्यू बनी हार्ट मसल्स की, एंड देन टिश्यू से सारे हार्ट की मसल्स बन के एक हमारा हार्ट ऑर्गन बना। फॉर एग्जाम्पल हमारे बाइसेप्स मसल है, सेम वे में हमारे मस्कुलर फाइबर हुई, फाइबर से फाइबरस टिश्यू हुई, फिर हमारे पूरा का पूरा एक बाइसेप्स मसल पूरी की पूरी उसकी बॉडी बनी, ठीक है। सो ये हमारा ऑर्गन हो गया। और जब खूब सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम होता है। इट्स लाइक कि अगर हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हार्ट एक ऑर्गन है, वेन्स सारे एक ऑर्गन हो गए, सारी आर्टरी एक ऑर्गन हो गई हमारे, तो सारे वेन्स, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, उसके बाद फिर हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सारा मिलके हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बनाता है। ओके, सो हर एक सिस्टम का अपना एक फंक्शन होता है। लाइक जब सारे ऑर्गन को हम कलेक्टिवली फंक्शनल वे में बोलते हैं तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में अगर हम बात करें तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है, एक ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज होती है, जिसका क्या कहते हैं, क्या फंक्शन होता है अल्टीमेटली, एनर्जी लेना और क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस पे रेस्पॉन्ड करना और रिप्रोड्यूस करना। ओके, सो ऑर्गेनिज्म बनने के बाद उसका क्या होता है, इन्वायरमेंट से एनर्जी लेना, एनर्जी पॉजेस करना, एनर्जी को यूटिलाइज करना, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहे हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे ज्योग्राफिकल चेंज हो रहा है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, तो जो भी इन्वायरमेंटल थ्रेट, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस हमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी हमारी एक्ट करती है। और उसके बाद हमारा एक और क्या बेसिक फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, रिप्रोड्यूस करना, ताकि एग्जिस्टेंस रहे, जेनेटिकल ट्रांसफर हो सके। ओके, सो मैंने पहले भी एक टर्म बोला, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम for the maintenance of stable internal condition within the specific limits. So ultimately अगर हम simple language में बोलें तो हमारी सारी organs बनी, organ system बनी, तो ये एक organism का, for example human body का एक specific characteristics है, जिसका काम ये होता है कि body के अंदर जो भी फंक्शन है उसको एक स्टेबल और एक स्पेसिफिक नॉर्मेलिटी रेंज में मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन,
हमारे टेम्परेचर का एक नॉर्मेलिटी रेंज है कि ओके 96 से लेके 98.6 तक, 98.5 तक हमारा नॉर्मेलिटी है। सो होम्योस्टेसिस का ये फंक्शन होता है कि ये हमारे इस रेंज को मेंटेन रखे। अगर हमारा एक्सीड कर रहा है बिकॉज ऑफ सम इंफ्लामेटरी चेंजेस एंड थिंग, तो हमारा होम्योस्टेसिस फंक्शन जो होता है, ऑल द न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल एंड अदर सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू ब्रिंग इट डाउन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट होम्योस्टेसिस इज। और इन मेनी केसेस स्टेबल कंडीशंस आर मेंटेन्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक। ओके, सो हमारे क्या है बॉडी में सारी चीजें, अगर हम मॉलिकुलर और केमिकल लेवल पे देखें तो वो केमिकल बेसिस पे मेंटेन होती है। सो जो होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो सारे सिस्टम ऑल टुगेदर वर्क करते हैं, मेजरली सारी होम्योस्टेसिस निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करती है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करती है, दैट मींस एक सेंसिंग मैकेनिज्म होता है निगेटिव, इन निगेटिव फीडबैक एक सेंसिंग मैकेनिज्म, ए रिसेप्टर डिटेक्ट्स ए चेंज इन द कंडीशन बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट। जैसे ही एक स्पेसिफिक लिमिट, एक नॉर्मेलिटी रेंज से उसमें चेंज आता है, वो जो सेंसर होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है जो कंट्रोल करता होता है, और एक इंटीग्रेटर होता है जैसे कि हमारा ब्रेन। सबसे ज्यादा ह्यूमन या अल्टीमेट हर ऑर्गेनिज्म में जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है। ओके, सो वो इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट्स द चेंजेस, इवेल्युएट्स करता है चेंजेस को, एंड एक्टिवेट्स ए सेकेंड सिस्टम, सेकेंड मैकेनिज्म को। एक वेक्टर, ये क्या था, इनपुट था, यहाँ से हमने रिसेप्टर की तरह रिसेप्ट किया, लाइक हमने रिसीव किया कि क्या चेंजेस हैं। देन हमारे कंट्रोल सिस्टम के पास गया, ओके दिस इज द चेंजेस, और ये चेंजेस क्यों हो रहा है या कितना है। उसके बाद उसने सिग्नल भेजा इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन को क्या सिग्नल भेजा, जो चेंजेस हैं या जितनी ज्यादा है उसको कैसे वापस से हम नॉर्मेलिटी में लाएंगे, कैसे हम वापस से उसको जो हमारा नॉर्मल था और नॉर्मल रेंज था उस पर मेंटेन करेंगे। ठीक है, टू करेक्ट द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेल दैट आइदर रिमूव्स और एड ग्लूकोज टू द ब्लड इन एफर्ट टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस आर इफेक्टर्स। सो जो हमारी बॉडी की कंडीशन होती है वो अल्टीमेटली ऑल द टाइम, दो वी आर स्लीपिंग, वी आर डूइंग एनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, जो हमारी एडीएल है उसकी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो जो हमारे रिसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं, और बॉडी की हर एक चेंजेस को, जिसका जिस रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है, फॉर हमारे जुगुलर वेन में यहाँ पे हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को, बॉडी के ब्लड प्रेशर को चेक करते रहते हैं। थोड़ा सा भी चेंज होगा ब्लड प्रेशर में, सिग्नल जाएगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे क्या कहते हैं, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, लाइक ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हमारे किडनी के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि ओके यू हैव टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, सो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है ताकि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ सके और अल्टीमेटली हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो सके। अगर बीपी हाई होता है हमारा, तो फिर हमारे क्या कहते हैं हार्ट पे और हमारे किडनी के पास इंफॉर्मेशन जाता है, ओके सो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम थोड़ा हाई है, तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट जो होता है वो क्या कहते हैं थोड़ा काम डाउन होने की कोशिश करता है, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो इन दिस वे हमारा जो क्या कहते हैं रिसेप्टर एंड क्या कहते हैं इफेक्टर जो सिस्टम है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन के लिए, वो ऑल द टाइम एक्टिव रहता है। नाउ अगर हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज की बात करें, ये सब तो हम फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस एंड अदर थिंग्स हमारी फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होगी। अगर हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के लिए हम लोग सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं। आई थिंक सो आप लोगों को सबको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होगी, बट स्टिल वी विल गो थ्रू दिस। सो जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो पेशेंट जो हमारा पर्सन है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा मॉडल है, वो स्टैंडिंग पोजीशन या लाइन पोजीशन में स्ट्रेट होगा, पाम क्या कहते हैं हमारा डाउनवर्ड फेस होगा, अपवर्ड फेस होगा,
फेस जो होगा फ्रंट लाइन में होगा, और उसके बाद फिर हमारे उसके हिसाब से जब हम बॉडी में डायरेक्शंस और प्लेन्स डिवाइड करते हैं, लाइक डायरेक्शनल टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉडी, वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। जरूरत क्यों पड़ती है हमें डायरेक्शन की, लाइक हमें लेफ्ट या राइट बोलना है, या फिर हमें क्या कहते हैं दिस साइड एंड दैट साइड हम हमेशा नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे वन बॉडी पार्ट के रिलेटिव में अगर हमें सेकंड बॉडी पार्ट को एक्सप्लेन करना है तो हमें डायरेक्शनल टर्म्स की जरूरत होती है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर हम बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमारा सेजाइटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जो सेजाइटल प्लेन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है। अगर हम ऐसे बात करें तो मिड सेक्शन से ये हमारे जाता है, जो हमारे सेजाइटल सूचर होती है उससे जाता है, तो हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, एंड इफ द राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स आर इक्वल द प्लेन इज मिड सेजाइटल। अगर हम मिड सेजाइटल की बात करें तो टू इक्वल हाफ में बॉडी को पार्ट डिवाइड कर दिया, एंड द प्लेन इज अ पैरासेजाइटल। और अगर वो अनइक्वल है, लाइक कि हमने लेफ्ट साइड का पार्ट लिया, लेफ्ट साइड का, देन हमने लेफ्ट साइड में भी एक सेजाइटल एक्सेस डाली, तो वो हमारे पैरासेजाइटल हो गया। ऐसा नहीं है कि सेजाइटल जस्ट मिडिल से ही होगा, हम किसी भी जगह से सेजाइटल प्लेन इज जस्ट किया मिड से हमारी बॉडी को कट करता है, तो वो मिड किसी भी पार्ट का मिड हो सकता है। ओके, सो ये हमारा क्या कहते हैं, सेजाइटल प्लेन हो गया। देन फ्रंटल प्लेन, और जिसको हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, तो वो डिवाइड करता है हमारे बॉडी को, ऑर्गन को वर्टिकली इनटू फ्रंट एंड रियर, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, इट्स लाइक इन दिस वे। ओके, सेजाइटल हमारा ये था, फ्रंटल हमारा, कोरोनल हमारा ये है। ओके, सो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है हमारे बॉडी को। देन हॉरिजॉन्टल, इट्स डिवाइड द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, इट्स इन दिस प्लेन। सो सेजाइटल हमारा ये है, कोरोनल हमारा ये है, और हॉरिजॉन्टल हमारा ये है। ओके, सो सेजाइटल, कोरोनल, हॉरिजॉन्टल, ये तीन डायरेक्शन हमारे प्लेन्स के होते हैं। ओके, सो अब हमारे बॉडी में कैविटीज होती है जो कि हमारे ऑर्गन्स को हाउस करता है, लाइक हमारा रिब केज पूरा का पूरा एक रिब कैविटी है, जिसके अंदर हमारे मीडियस्टेनल कैविटी है, जिसके अंदर हमारे हार्ट एंड ऑर्गन्स होते हैं। फिर हमारा एब्डोमिनल है, पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी लेयर होती है, पेरिटोनियल लेयर होती है, सैक्स होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, उसके बीच में फिर हमारे सारे लीवर है, स्टोमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियास है। सो ऑल द ऑर्गन्स आर हाउस्ड इन दैट पेरिटोनियल कैविटी। सो बॉडी कैविटीज होती हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को जगह देती है। दीज कैविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, अगर हम ग्रुप में डिवाइड करें तो। पोस्टीरियर डॉर्सल बॉडी कैविटी इंक्लूड क्रैनियल कैविटी विच कंटेन्स द ब्रेन, वर्टिब्रल कैविटी, एंड द एंटीरियर बॉडी कैविटी, जिसमें हमारे थोरेसिक कैविटी, जैसे मैंने आपको बोला, जिसमें हमारा हार्ट एंड वो पार्ट रहता है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, जिसमें हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ओके, देन वेट, उसके बाद हमारे, अगर हम बात करें कि लाइक कुछ कॉमन टर्म्स लाइक मीडियल, जो हमारे मिड लाइन से मीडियल हो, मिडल लाइन से हमारे पास हो, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन अगर हो तो हमारा वो क्या कहते हैं, लेटरल होता है। इप्सिलेटरल अगर सेम साइड में हो हमारे बॉडी पार्ट के तो इप्सिलेटरल बोलते हैं। कॉन्ट्रालेटरल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इंटरमीडिएट दो स्ट्रक्चर के बीच में हो अगर। प्रॉक्सिमल हमारे किसी भी, हम रेफरेंस में बोलते हैं कि शोल्डर जॉइंट के प्रॉक्सिमल या ईयर के प्रॉक्सिमल, तो जिसके रेफरेंस में बोल रहे हैं उससे अगर वो नजदीक है तो वो उसके प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल, जिस पॉइंट के डिस्टल बोल रहे हैं रेफरेंस में वो हमारे उस पॉइंट से अवे हो गया, दूर हो गया। ओके, सो इन दिस वे दीज आर लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूज करते हैं। And by here I will complete this topic of scope of anatomy and physiology and basic terminology used in these subjects. एंड आगे के क्लासेस में हम फिर सारी हमारी सेलुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एवरी टिश्यू विल गो थ्रू ब्रीफली। एंड आई होप कि आप सारे ये सारे टॉपिक्स को पढ़ो
और उसके बाद जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, so you could ask me the questions, whatever the doubts you have. Thank you.